प्रिय छात्रों, मैं विनय कुमार श्रीवास, सहायक अध्यापक डीएवी इंटर कॉलेज बांदा, आज पुनः आपके सामने सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति भाग द्वितीय के प्रकरण सत्ता की साझेदारी को लेकर के आपके सामने हूं। प्रिय बच्चों, हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में शुरू किया था। पिछले साल की जो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक है उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी जो ताकत है किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरू करते हैं और ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग में से किस तरह निपटती हैं और आखिरकार लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्ता का अर्थ क्या होता है। सरकार या शासन अर्थात वह व्यवस्था या तंत्र जिससे देश की सरकार चलती है और रोजमर्रा के कार्यों को करती है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों, जाति, धर्म का आपस में समन्वय स्थापित करके देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है, ये होता है सत्ता का अर्थ। एक तरह से सत्ता का अर्थ का तात्पर्य हो गया शक्ति, सत्ता, शक्ति। तो सत्ता की साझेदारी सत्ता में क्यों जरूरी है। अब जानते हैं कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, यानी कि जो बहुत सारे सामाजिक समूह होते हैं और समुदाय होते हैं, उनकी भागीदारी सरकार में होती है, इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो इस सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है और इस लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, इसमें विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, और यह तीनों जो है विभाजित होती हैं, लेकिन इनका सबका आपस में समन्वय होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता की भागीदारी होती है। अभी तक मैंने आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम दो देशों का उदाहरण देख रहे हैं, जिनमें आपका एक बेल्जियम है, दूसरा आपका श्रीलंका है। तो आइए जानते हैं बेल्जियम के विषय में। बेल्जियम की जो राजधानी है वह ब्रुसेल्स है। यह आपका किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह देश जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वह 30,689 किलोमीटर है। और यह जो क्षेत्रफल के मामले में जो हमारे देश का एक छोटा सा राज्य है हरियाणा, उससे जो है छोटा है। बेल्जियम की जो सीमाएं हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से जो है मिलती हैं। जनसंख्या के मामले में जो है 1.14 करोड़, ये 2017 की जनगणना का आंकड़ा है। और यहाँ की जो जातीय संरचना है उसमें आपका फ्लेमिश 59% और इनकी जो बोली या जिसे भाषा कहेंगे वह डच है। बेलोनिया 40% है यहाँ, और इनकी जो भाषा है फ्रेंच है। शेष 1% जो है जर्मन लोग हैं। यहाँ
की जो राजधानी है, यानी कि बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो आबादी है उसमें आपका 80% फ्रेंच और 20% जो है डच भाषी लोग हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि यहाँ जो अल्पसंख्यक कौन है, फ्रेंच भाषी हैं, लेकिन क्या है, ये ज़्यादा हैं, समृद्ध हैं और ताकतवर हैं। और अगर हम देखेंगे कि आपका जो है जो डच भाषी हैं वह आपके जो है कमज़ोर हैं। 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच के बीच जो है टकराव हुआ, और टकराव के साथ ही जो है इन दोनों में कई बार जो है आपसी मतभेद हुए, जिनके कारण जो है इनमें जो है बहुत अधिक मानवीय, एक तरह से कहें कि जो है वैमनस्यता फैल गई। और डच भाषियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन क्या है, ये धन से कमज़ोर हैं। इसी तरह से आते हैं हम श्रीलंका को देखते हैं कि यहाँ की संरचना कैसी है। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, और यह आपकी प्रशासनिक राजधानी है। कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है, यानी कि श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक प्रशासनिक और एक वाणिज्यिक। श्रीलंका आपका जो है एशिया महाद्वीप में है और दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो है भारत के सबसे निचले दक्षिणी हिस्से में जो है श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का तात्पर्य होता है कि जो देश जो है चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा होता है, ऐसे देश को द्वीपीय देश कहा जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका जो है 55,610 किलोमीटर है, और यह आपका तमिलनाडु राज्य जो है, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसके दक्षिणी तट पर इसकी स्थिति है। यहाँ की जो जनसंख्या है वह जो है कितनी है, 2 करोड़ के लगभग है, और यह आबादी में जो है हरियाणा जो हमारे देश का एक छोटा सा राज्य है उसके बराबर है। यहाँ की जातीय संरचना देखेंगे तो आपका सिंहली 74% है, इनकी जो भाषा है सिंहली है, और इनका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तमिल यहाँ 18% हैं, इनकी भाषा तमिल है, और इनका जो धर्म है हिंदू और इस्लाम है। ये तमिल भाषी, ये 2 तरह के तमिल भाषी हैं, एक है आपका श्रीलंकाई मूल समूह के हैं और दूसरा है हिंदुस्तानी तमिल। तो हिंदुस्तानी तमिल वे कहलाते हैं जो भारत से गए थे, उनके पूर्वज जो है औपनिवेशिक शासन में वहां पर कार्य करने के लिए और वो वहीं पर रहने लगे, ऐसे लोगों को जो है हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। यहाँ पर ईसाइयों की संख्या भी जो है 7% है, भाषा इनकी तमिल और सिंहली है। तो इस तरह से हमने जो है दोनों बेल्जियम और आपका श्रीलंका की संरचना देखी, जातीय संरचना देखी, भाषा और जो है वहाँ का क्षेत्रफल देखा। तो अब हम देखते हैं कि बेल्जियम में जो डच भाषी लोग थे वह अपनी बड़ी संख्या के आधार पर चाहते तो फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषियों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे क्या होता, विवाद की स्थिति पैदा होती और जो है देश का विभाजन होना संभावित था। श्रीलंका में जो सिंहली आबादी है ये बहुमत में थी, और यह बहुमत में होते हुए जो है मुल्क में मनमानी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे देखेंगे कि इन दोनों देशों में क्या हुआ। बच्चों, जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति, अब यहाँ की जो श्रीलंका की बहुसंख्यक स्थिति है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसमें आपका जो श्रीलंका है 1948 में आज़ाद हुआ, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यहाँ पर जो है अपने सिख शासन था, और इस देश में जो है सिंहली समुदाय ने अपने नेताओं के माध्यम से, क्योंकि इनकी आबादी क्या थी, बहुत अधिक थी श्रीलंका में, तो इन लोगों ने क्या है कि अपने नेताओं के माध्यम से जो है शासन में प्रभुत्व स्थापित कर लिया, यानी कि सत्ता में आ गए।
1956 में सिंहली समुदाय के लोगों ने जो है सिंहली को अपना जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, क्योंकि बहुत अधिक आबादी में थे ये लोग और अपनी इच्छा के अनुसार जो उनको सही लग रहा था वही वो लोग कर रहे थे। सरकारी नौकरियों में क्या किया इन लोगों ने जो है प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया। किसको प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया? सिंहली समुदाय के जो लोग थे। और इन्होंने क्या किया? बौद्ध जो धर्म था इसको संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार के फैसलों से जो है जो श्रीलंकाई तमिल थे इनमें नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि वो देख रहे थे कि अधिकतम जो चीजें की जा रही थी, जो फैसले किए जा रहे थे सरकार के द्वारा जो है वह जो है सिंहलियों की प्राथमिकता को ध्यान में रख करके किए जा रहे थे। इससे क्या हुआ? श्रीलंकाई जो तमिल थे उनमें नाराजगी और बेगानापन बढ़ा, जिससे क्या हुआ? सिंहली और तमिलों में के जो संबंध थे वह खराब होने लगे। श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया? मांग करने लगे कि हमें जो है हमारी जो भाषा है तमिल उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हमको दी जाए, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग की। तो इस मांग के कारण जो है जो दोनों समुदाय थे वह जो है आपस में टकराने लगे और इस टकराव से हुआ क्या? श्रीलंका में जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है ये श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण हुआ। अब देखते हैं कि बेल्जियम की जो जातीय स्थिति थी बहुत जटिल थी, उसको उसने कैसे जो है सही किया। तो बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई? बेल्जियम ने जो है क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी कि यहाँ की जो सरकार थी बेल्जियम की, उसने क्षेत्रीयता के अंतर को माना, जो सांस्कृतिक विविधता थी वहाँ पर जो है उसको उन्होंने माना और उसी के आधार पर जो है 1970 और 1993 के बीच सिर्फ 4 संविधान संशोधन किए और उस संशोधन में उन्होंने जो वहाँ पर अंतर दिख रहा था उसको पूरा करने का कार्य किया। तो यहाँ का जो मॉडल रहा, बेल्जियम का एक मॉडल उन्होंने विकसित किया, उस मॉडल को आइए देखते हैं कि किस तरह वहाँ की समस्या का उन्होंने निराकरण किया। तो वहाँ की जो केंद्रीय सरकार थी, तो केंद्रीय सरकार में क्या किया इन लोगों ने? डच और फ्रेंच दोनों भाषा के लोग थे। तो यहां पर जो मंत्रियों की संख्या है समान कर दी, यानी कि जितने डच भाषा के मंत्री रहेंगे उतने ही जो है फ्रेंच भाषा के भी मंत्री रहेंगे। दूसरा है आपका यहाँ की जो क्षेत्रीय सरकार थी, यानी जिसे राज्य सरकार कहा जाता है, तो कुछ जो केंद्रीय शक्तियां थीं केंद्र की, वह जो है केंद्र की जो कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो 2 इलाकों में जो है राज्य सरकारों के ऊपर लागू नहीं हो रही थी। तीसरा था आपका यहाँ की जो सामुदायिक सरकार थी। तो सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होता था वह एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते थे। इनमें चाहे डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कहीं पर भी वो निवास कर रहे थे, उनको वोट देने का अधिकार था और वही जो है सरकार का चुनाव करते थे। तो इस प्रकार सरकार को जो है संस्कृति, शिक्षा और भाषा, कौन सी चीजें थी? संस्कृति, शिक्षा, भाषा का निर्णय लेने का अधिकार इनको प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? सामुदायिक सरकार को। तो ये
जो व्यवस्था थी बेल्जियम की बहुत ही जटिल थी, लेकिन इस जटिलता भरी व्यवस्था को बेल्जियम के मॉडल ने जो है बहुत ही आसानी से जो है हल किया। जो गृह युद्ध की स्थिति होने जा रही थी उस स्थिति को जो है बेल्जियम मॉडल ने जो है बचा लिया, और इस तरह से जो बेल्जियम का विभाजन हो सकता था उसको उन्होंने रोक लिया। और इन्हीं सारे निर्णयों के कारण जो है बेल्जियम की स्थिति अच्छी हो गई और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है सर्वसम्मत से जो है यहाँ की जो राजधानी है ब्रुसेल्स में बना दिया गया। आप मानचित्र के माध्यम से जो है बेल्जियम की स्थिति को देख सकते हैं। वहाँ की जो जातीय संरचना थी, जो राजधानी के आसपास जो क्षेत्र था वहाँ पर किस प्रकार से जो है कितनी आबादी में लोग रह रहे थे, वो आप मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अब हम देखेंगे कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहला है सत्ता का बंटवारा ठीक है, यानी कि सत्ता का बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है जो सामाजिक समूह होते हैं के बीच जो है टकराव कम होता है, और अगर टकराव होगा तो हिंसा का रूप लेगा, और जिससे क्या होगा राजनीतिक जो स्थिरता है वो किस में बदल जाएगी? अस्थिरता में बदल जाएगी। बहुसंख्यक जो होंगे वो क्या करेंगे? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, तो जिससे जो है देश की जो एकता है और अखंडता है उसके लिए यह घातक होगा। और घातक किस तरह से होगा कि अगर किसी भी देश में आप देखेंगे कि अगर बहुसंख्यक हैं, वो बहुत बड़ी आबादी में हैं, तो वो सबके लिए क्या, सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए घातक नहीं है, वो आने वाले समय में बहुसंख्यकों के लिए भी घातक होंगे। तो सत्ता का बंटवारा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, क्योंकि सत्ता की जो साझेदारी होती है वह लोकतंत्र की क्या होती है? आत्मा होती है। और लोकतंत्र का मतलब भी यही होता है कि जो लोग इस शासन सत्ता के अंतर्गत आते हैं उनके बीच ही जो है सत्ता बांटी जाए। तो आइए देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसलिए सत्ता की साझेदारी का विचार आया। तो पुराने समय में एक मान्यता चली आ रही थी कि अगर एक ही व्यक्ति में या एक ही सरकार में सारी शक्तियां उसको दे दी जाएं, जिससे जो है वह तुरंत फैसला ले लेगा। ये पुराने समय से मान्यताएं चली आ रही थी, लेकिन जो आने वाले समय में अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चीज देखी गई वो थी कि लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और विचारों को जो है उचित सम्मान दिया जाए, जिससे सत्ता जो है समान रूप से जो है चलती रहे। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जो सत्ता का एक तरह से बंटवारा होगा तो उसमें जो है सत्ता दो तरह से, एक आपका क्षैतिज वितरण होगा। इसमें क्या होता है कि सरकार के विभिन्न जो अंग होते हैं वह एक ही स्तर पर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। अब जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका। ये व्यवस्था जो है क्या करती है? विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका क्या करती है? सत्ता का उपयोग करती है संसद के अधीन रह करके। और न्यायपालिका जो है जिसमें न्यायाधीश होते हैं, वह न्यायाधीश जो है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है। अब आइए देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या है? उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को
ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से जो है एक जो ढांचा होता है सरकार का, उसमें आप देखेंगे कि एक सामान्य सरकार होती है जिसको केंद्रीय सरकार, और यह केंद्रीय सरकार क्या होती है, पूरे देश के लिए होती है। इसको संघीय सरकार, संघ सरकार या केंद्र सरकार कहा जाता है। उसके नीचे जो है आपकी प्रांतीय सरकार होती है, इसे कुछ जगहों पर क्षेत्रीय सरकार भी कहा जाता है। और भारत का उदाहरण अगर लेंगे तो भारत में जो है प्रांतीय सरकारों को जो है राज्य सरकार कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था कुछ देशों में नहीं है, वहाँ के संविधान में प्रावधान नहीं है। इसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन आता है। तो स्थानीय प्रशासन में भारत का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है नगर क्षेत्र के लिए नगर पालिकाएं होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है पंचायतें होती हैं। तो सत्ता का जो बंटवारा है सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक, ये उदाहरण आपको बेल्जियम में मिलेगा। कुछ देशों के संविधान में कमजोर जो वर्ग के लोग होते हैं, महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। भारत का उदाहरण अगर आप लें तो भारत में स्थानीय स्तर पर जो है महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे वह सत्ता में अपनी हिस्सेदारी दिखा सकें, वह अपना प्रतिनिधित्व कर सकें। कुछ जगहों पर जो है अल्पसंख्यक समुदायों को भी जो है सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां, तो दबाव समूहों का जो काम होता है वो होता है कि सत्ता के नजदीक रह करके जो है अपनी बातों को मनवाना, अपनी विचारधारा को लागू करवाना। इन्हीं में जैसे उद्योगपति हो गए, तो उद्योगपति क्या करते हैं, दबाव के रूप में सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और वह दबाव बना करके अपने हित के लिए जो है सरकार से जो है ऐसे कानून बनवाते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके। इसी तरह से आपके व्यापारी हैं, किसान संगठन हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं दबाव समूह के रूप में, और ये जो है अपने हितों की बात हमेशा उठाते रहते हैं। औद्योगिक मजदूर हैं जो उद्योगों में काम करते हैं, वह भी जो है सत्ता में हिस्सेदारी का प्रयास करते हैं दबाव समूह बना करके। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनका काम क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि कोई भी देश होगा वहां पर राजनीतिक पार्टियां होती हैं। जैसे भारत है, उदाहरण के रूप में भारत में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं। तो उन राजनीतिक पार्टियों का काम क्या होता है, चुनाव के द्वारा सत्ता की साझेदारी, यानी कि चुनाव में वह भाग लेती हैं और सत्ता के करीब पहुंच करके सत्ता का उपभोग करती हैं। अन्य और भी देश हैं, वहां पर भी चुनाव होते हैं। किन्हीं देशों में 2 ही पार्टियां होती हैं। कुछ ऐसे देश के संविधान में प्रावधान किया गया है कि सिर्फ वहां एक ही जो है पार्टी होती है। तो इस तरह से जो है ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये चुनाव के माध्यम से जो है सत्ता में भागीदारी करती हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है सत्ता की साझेदारी के अध्याय को समझा है, और आपको मैं अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं। सारे बच्चे जो है आपकी पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी की राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके प्रश्नोत्तर को आप जो है हल करेंगे। धन्यवाद।